पांचवें रोज की सुबह बड़ी सुहानी थी। एक नाजुक मिजाज सी नहर के दोनों तरफ हरे भरे खेत लहलहा रहे थे। राजबार नामी गुनगुनाती नदी के पहलू में तारकोल की एक सड़क दूर तलक बिछी थी। नन्ही मुन्नी शहरा किसी बल खाती नागिन की तरह मोड़ मुड़ते मुड़ते किसी अनजान मोड़ की तरफ मुड़ गई थी। इस नहर के दोनों अतराफ कीकर, टाहली, बेर, नीम और सुर्ख फूलों वाले संदल के दरख्त साया फिगन थे। तारकोल की सड़क के उस पार कच्ची चार दीवारी में महबूस एक खुशनुमा सा बागीचा मुस्कुरा रहा था। बागीचे के इहाते में लगे जामन और आम के पेड़ बड़ी बेअदबी से कच्ची मिट्टी की बाढ़ से गर्दनें निकाले तारकोल की स्याह राह गुजर की तारीकी को मजीद गहरा कर रहे थे। चांदी संग मीलों की मुसाफत के बाद हुसैन राज, मलका और पाकपतन शरीफ का एक मकामी शख्स इस खूबसूरत मंजर की रानाइयाँ समेटते हुए बाईपास अबूर कर गए। 1.5-2 किलोमीटर की मुसाफत के बाद वो पाकपतन शरीफ के मज़ाफ़ाती लोगों को सादगी के लिबादू में घिरा देखकर हैरान रह गए। रात के चाहत भरे लतीफ़ एहसासात के कारण वो सुबह शहर की बजाय मज़ाफ़ात में निकल आए थे। आज वो शहर फरीद के मज़ाफ़ात को भी एक नज़र देख लेना चाहते थे। उनके हमरकाब शख्स ढक्की वाले शेख साहब का मुरीद था। अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था। वो कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी चैनल के साथ वाबस्ता था। वहाँ उसे अच्छे खासे ओहदे से भी नवाजा गया, मगर वो भी दरअसल क्लीन शेव रंग रूप में पीर फरीद के लाडले हिंदुस्तानी शेख जी के ही जोगी थे। उसकी हर सांस से फरीद फरीद की सदाएं उभरती थी। रह रह कर वो जज्बात से मगलूब होकर बस यही कह उठता, हुसैन राज क्या करें, यार नहीं मिलता। यार की बस एक झलक चाहिए, फिर खा कुछ भी हो जाए। यार की इस एक झलक की तमन्ना ने ही शायद उसे कहीं एक जगह पर टिक कर काम ना करने दिया। फिर शायद यार फरीद ने उसकी दर्दमंद दिल की फ़ग़ां सुन ली, उसे प्यार अता फरमाया और पिया मिला दिया। एक रोज़ वो अपने काम काज और नौकरी छोड़कर ऊपर ढक्की वाले हिंदुस्तानी शेख जी के पास पहुंचा। शेख जी को वो अपना पिया कहने लगा और रह रह कर हाय शेख जी, हाय शेख जी की आवाज़ें ख्वाजा गुलाम फरीद की रोही से उठने वाली कूकों की तरह बुलंद करता रहा और लबों पर रोही के रावल के कलाम को अलापते हुए कहने लगा, तती थी जोगिन चौधार फिरां, हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरां, सुंज बर ते शहर बाजार फिरां, मता यार मिलम कहीं सांग सबब, तोड़े धिकड़े धोड़े खांदड़ियां, तेरे ना तू मुफ्त विकांदड़ियां, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां, हिम दर्दे कुतियां नाल अदब, वाह सोना सांवल यार सजन, वाह सांवल होत हिजाज वतन, आ देख फरीद दा बैत हुजन, हिम रोज अजल दी तांग तलब, इथा मैं मुठड़ी नित जान बलब, उत खुश वसदा विच मुल्क अरब। शायद वो शेख जी पर अपने प्यार के कर्ब व बला को आशिकार करते हुए कह आया था कि मैं किसी आतिश ज़ेर पा जोगन की तरह यार को ढूंढने के लिए दीवाना वार सरगर्दा हूँ। यार फरीद के चाहने वाले हजरत शेख जी के इस प्यार वाले नौजवान के साथ हुसैन राज और मलका थोड़ी ही देर में शहर से बाहर निकल आए। उन्हें अब कहीं कहीं किसान दहकान खेतों खलियानों में काम करते नजर आ रहे थे।
पंजाब की जट्टियाँ मर्दों के शाना बशाना काम करने में मसरूफ़ थीं। अपने पिया के शहर की इन जट्टियों के मुतल्लिक ही शायद ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार ने कभी फरमाया था कि नाजुक नाजुक जट्टियाँ और नाजुक जट्टियाँ राती करन शिकार दिलांदा दीहाँ वलोड़न मट्टियाँ, यानी रातों को दिल लुटती हैं और दिन में लस्सी की मट्टी बलोती हैं। हुसैन राज और मलका को अब इस बात को समझने की ज़रूरत तो न थी कि ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार ने जट्टी को यार से मंसूब किया था। यार को जट्टी यानी यार हकीकी इश्क की मैं नवाजी करता है और दिन की रोशनी पर मट्टी बलोने के पर्दे डाल देता है। वो टखनू बराबर पानियों में पनीरी लगाते ही इन जट्टियों को देखते हुए आगे बढ़ गए। माहौल का फसूं आहिस्ता आहिस्ता दो आतशा होने लगा। चश्मे बातिन को खोलने वाले जलवे 400 जलवा घर थे। मुख्तलिफ सिमतों से उड़ाने भरते गौल दर गौल परिंदे फसलों में ताज़े लगे बीजों की तरफ लैंड करने लगे थे। सरसब्ज फसलों में घिरी एक पंचक्की की आवाज़ कोयल की कू कू की तरह फजा में फैल रही थी। इस खूबसूरती से लगता था कि शायद फितरत भी बाबा फरीद सरकार के मज़ाफ़ात पर मर मिटी थी। फितरत की सारी रानाइयाँ बड़ी उजलत में अपना अपना हुस्न यहाँ पे निछावर कर रही थी। पंचक्की की कोयल की सी कूकू, परिंदों की नरम चहचहाट, राजवाह के धारों की लय ने सुरताल का एक अफसानवी रूप धार लिया था। हुसैन राज और मलका को फितरत की ये बेसाख्ता मौसीकी बेसाख्ता न लगी। उन्हें लगा कि जैसे यहाँ भी शहर फरीद के बासियों की तरह मज़ाहिर फितरत उनकी आमद पर किसी अनजानी ज़बान में नगमा सरा थे। ये ज़बान वाकई मोहब्बत की ज़बान की तरह अनजान ही थी, मगर गैर मानूस हरगिज़ न थी। उसे महसूस तो किया जा सकता था, मगर बयान की कैद में नहीं लाया जा सकता था। चंद ही सातों में रचे बसे इस रुमानवी नगमे ने आबशार के पानी का रूप धार लिया। हुसैन राज और मलका बेतार साजों से छिड़ने वाले सुरों में गुम हो गए। वो इन साजों की मरकजी आवाज की तरफ खींचने लगे। ये खिंचाव उन्हें किसी मुहीत कुल की तरफ लिए जा रहा था। वो मरकजी लय में मस्त मदाम थे। शायद यही मरकजी लय ही सुरों के धारे का मरकज थी। इसी लय ने सारे सुरों को थाम रखा था गोया। वो फरीद की फर्दियत का गीत गुनगुनाती इस मौसीकी के जौहर की तलाश में थे। सुर आ जा रहे थे, मगर मरकजी धरा फरीद के फसों पर ही कायम था। वो दोनों इसी आवाज़ के मरकजी धरे में घिरे खड़े थे। मरकजियत की इस मौजूदगी ने कुर्ब व जवार के मनाजिर को धुंध की चादर में लपेट दिया। वो धरे के साथ आती जाती सुरों के संग फजा में लय लय बिखर गए। हुसैन राज और मलका चिश्ती सिलसिला की मौसीकाना रस्मों का जिक्र तो कई बार सुन चुके थे, मगर उन्हें उनकी असर अफरीनी का आज अंदाज़ा हो रहा था। ये मौसीकियत ही शायद खुदा का इजहार थी। आखिर इस मौसीकी में ऐसी कौन सी कीमियाई तासीर छुपी थी जिसने कसाफती और मादी जिस्मों को लतीफ़ बादलों में ढालकर नफ्स की मौजूदगी को बेखुदी, बेअनाई और लाशय में बदल दिया था। हुसैन राज और मलका होश में होते तो उन्हें पता चलता कि बाबा फरीद सरकार के रूहानी आबा और उनकी औलाद ने इसीलिए ही तो मौसीकी को मराकबा की गर्ज से इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जानते थे कि मौसीकी बैक वक्त बजाने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए अमीक मराकबे की हैसियत रखती थी। मौसीकी के दौरान मौसीकी भी महज खारजी शह बनकर रह जाती थी। सतार बचाने वाला महज सतार ही नहीं बचा रहा होता,
बल्कि सतार नवाज अपने अंदर बेदारी के तारों को भी छेड़ता है। सतार खारजी तौर पर बजता रहता है और दाखिल में शदीद आगही का अमल भी जारी और सारी रहता है। उसे अपने निहायत अंदरूनी मरकज़ के बारे में मुतवातिर आगही रहती है। यूं समाधि या मराकबा शुरू हो जाता है और सरूर व वजद पैदा हो जाता है और इस दौरान आला तरीन चोटी पर पहुंचना मुमकिन हो जाता है। मौसीकी को मराकबे के तौर पर बरतने वाले अफराद का कहना था कि मौसीकी को सुनते वक्त आप क्या करते हैं? आप मराकबा नहीं कर रहे होते। उसके बरक्स आप मौसीकी को शराब जैसी किसी चीज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप इसके ज़रिए राहत और सुकून हासिल करना चाहते हैं ताकि खुद को फरामोश कर सकें। ये बदकिस्मती है। आगही और इरफान के लिए तैयार की गई तकनीकें सोने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये तो इंसान का अपने साथ ज्यादती करने का एक और तरीका है। हालांकि हुसैन राज और मलका की तरह मौसीकी के मुरक्कब मरकजी धारे को तलाश करके कोई भी बेदारी पैदा कर सकता है और इस बेदारी के ज़रिए हर तरफ छा सकता है। यानी मौसीकी मदहोशी नहीं बल्कि होशमंदी का नाम है। हिंदुस्तान की इस मौसीकी में भी हज़रत बाबा फरीद सरकार के ग़ुलाम हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के परस्तार हज़रत अमीर खुसराव का काफ़ी असर रसूख शामिल था। अमीर खुसरो ने अपने मुर्शिद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सरकार के इश्क में कई नित नई धुनें तरतीब दी, मौसीकी के आलात ईजाद किए। यूँ आज भी बाबा फरीद सरकार का जोग हज़रत अमीर खुसरो के सोज़ की सूरत में हिंदुस्तान के कलाकारों के मुंह से बोलता था। राजबाग की खूबसूरतियों में बिखरे हुसैन राज और मलका को ये सारी बातें एक सच के तौर पर नज़र आ रही थी। इन मज़ाफ़ात से उन्हें ढक्की पर सजी दरगाह बाबा मन दुल्हन की तरह सजी नज़र आई, मगर शायद वो भी दरगाह के दीदार से दूर ही थे। अगर उनका आस्थान पर पहुंचना इतना आसान होता तो वो अपनी हज़ार ख्वाहिशात के बावजूद यूं अभी एक तमाशा दीद से महरूम न रहते। मौसीकी के इस तरंग में उन्हें समय के बीतने का पता ही न चला। उनके एहसासात में बड़ी रवानी थी। वो अभी तक उसी लताफत में घिरे वापसी की राह पर गामजन थे। वो सांस भी आहिस्ता ले रहे थे। उन्हें खदशा था कि कहीं उनकी ये लताफत पहले वाली कसाफत में ही ना बदल जाए। यूं लगता था जैसे बदली के दो टुकड़े ज़मीन पर लहकते फिरते हों। पुरानी शराब के तुंद तेज़ नशों का सा नशा उन्हें एक दूसरे के कुर्ब पर बेताब करने लगा था। अभी फासले थमे न थे कि मुख्तलिफ आवाज़ों का पुरहंगम शोर उनके असाब पर कोड़े की तरह बरसा और वो यकदम चौंक उठे। ये शायद उनकी दरगाह शरीफ पर वापसी का एक इशारा था जो उनके मन में जल तरंग की तरह जल बुझ रहा था।